नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे सत्ता, प्रभाव और ऑफिस पॉलिटिक्स के उन अलिखित और खतरनाक नियमों की बात करेंगे जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया चलाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्ता के गलियारों में टिके रहने के इस सबसे पहले और सबसे अहम नियम से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या किसी भी कमरे में सबसे ज्यादा स्मार्ट होना किसी के करियर के लिए एक श्राप बन सकता है? बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी पूरी काबिलियत दिखाओ, कड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ो। आमतौर पर यही माना जाता है कि ऐसा करने से सफलता तो पक्की है। लेकिन सत्ता और पावर के इस खेल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि कई बार दूसरों से ज्यादा समझदार दिखना या अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देना ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस पूरी बात को और भी अच्छे से समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की बेहद मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर का सहारा ले रहे हैं। आज हम इसके सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नियम का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये एक ऐसा नियम है जिसे हल्के में लेना इतिहास के कुछ सबसे होशियार और ताकतवर लोगों को बहुत भारी पड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का ये पहला नियम साफ साफ कहता है, हमेशा अपने से ऊपर वालों को आराम से श्रेष्ठ महसूस कराएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या बॉस के मन में डर या असुरक्षा पैदा करना एक बहुत ही जानलेवा गलती है। कभी भी खुद को साबित करने की चाह में अपना टैलेंट इतना ज्यादा मत दिखाइए कि सत्ता में बैठे लोग खुद को असुरक्षित या कमतर महसूस करने लगें। इस नियम को ना मानने का अंजाम क्या होता है, इसे हम इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझ सकते हैं। ये कहानी है निकोलस फूकेट की। फूकेट 17वीं सदी में फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो बहुत ही चतुर थे और राजा के लिए एक तरह से अपरिहार्य बन चुके थे। उन्हें आलीशान पार्टियां, महंगी चीजों और एक बेहद शानदार लाइफस्टाइल का बहुत शौक था। लेकिन अपनी इस बेमिसाल प्रतिभा के बावजूद फूकेट ने एक ऐसी विनाशकारी गलती कर दी जिसने रातों रात उनका सब कुछ तबाह कर दिया। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे हालात अचानक पलट सकते हैं। 1661 में जब फ्रांस के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई तो फूकेट को पूरा यकीन था कि अगला प्रधानमंत्री वही बनेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। राजा ने ये पद ही खत्म कर दिया। अब फूकेट को लगा कि शायद वो राजा की नज़रों से गिर रहे हैं। इसलिए उन्हें खुश करने के लिए अगस्त 1661 में फूकेट ने एक इतनी शानदार पार्टी रखी जैसी दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी हो। वहां यूरोप के सभी बड़े कुलीन और महान विचारक मौजूद थे। पर इसका नतीजा क्या निकला? अगले ही दिन राजा के गार्ड्स ने फूकेट को गिरफ्तार कर लिया और एक इतने बड़े वित्त मंत्री की बाकी की पूरी जिंदगी फ्रांस की एक अलग थलग जेल में अकेलेपन में कट गई। इसी घटना पर मशहूर फ्रांसीसी विचारक वोल्टेयर ने लिखा था, जब शाम शुरू हुई तो फूकेट दुनिया के शिखर पर थे और जब ये खत्म हुई तो वो सबसे निचले स्तर पर थे। दरअसल राजा लुई 14वें को सन किंग यानी सूर्य राजा कहा जाता था। वो हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहना चाहते थे। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई और व्यक्ति, खासकर उनका अपना ही मंत्री, शानो शौकत में उनसे आगे निकल जाए। फूकेट की उस शानदार पार्टी ने राजा को खुश करने के बजाय अनजाने में उनके अहंकार को एक बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। अब इस त्रासदी के बाद चलिए एक ऐसे व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं जिसने बिल्कुल वैसी ही स्थिति का सामना किया, लेकिन उसका नतीजा एकदम विजयी रहा। हम बात कर रहे हैं 1600 के दशक की शुरुआत के महान इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली की। उस समय गैलीलियो का जीवन हमेशा असुरक्षा में कटता था। उन्हें अपने शोध के लिए राजाओं और शासकों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। वो अपने आविष्कार शासकों को उपहार में देते थे और बदले में उन्हें बस कुछ छोटे मोटे इनाम मिल जाते थे। कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं थी, बस एक लगातार चलता हुआ संघर्ष था। लेकिन फिर गैलीलियो ने इस समस्या से बाहर निकलने की एक बहुत ही शानदार तरकीब निकाली। जब उन्होंने अपनी दूरबीन से बृहस्पति यानी जुपिटर के चंद्रमाओं की खोज की तो उसे अलग अलग लोगों में बांटने के बजाय अपना पूरा ध्यान उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मेडिसी परिवार पर लगा दिया। उन्होंने उन चंद्रमाओं को सीधे 4 मेडिसी भाइयों के नाम से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, गैलीलियो ने एक खास प्रतीक चिन्ह भी बनवाया जिसमें बृहस्पति को तारों से घिरा हुआ दिखाया गया, जो मेडिसी परिवार की महानता को दर्शाता था। और बस इस एक मास्टर स्ट्रोक से गैलीलियो को जीवन भर के लिए सैलरी के साथ साथ दरबारी दार्शनिक और गणितज्ञ का पद मिल गया।
उन्होंने मेडिसी परिवार को सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण नहीं दिया, बल्कि उन्हें सीधे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र ही बना दिया। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे सत्ता में बैठे लोग सोचते हैं। निकोलस फुकेट और गैलीलियो गैलीली के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। फुकेट ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अनजाने में अपने ही मालिक के अहंकार को चुनौती दे दी, जबकि गैलीलियो ने सारा का सारा ध्यान अपने मालिकों की ओर मोड़ दिया और उन्हें एक ऐसा गौरव दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। सच तो यही है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अक्सर विज्ञान, सच्चाई या किसी शानदार कौशल से कहीं ज्यादा अपने नाम और अपनी महिमा की परवाह करते हैं। इन ऐतिहासिक कहानियों को अगर हम एक दार्शनिक विचार में समेटें तो वो है सूरज और सितारों का रूपक। ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सत्ता का एक कड़वा सच भी है। आसमान में एक ही समय में केवल एक ही सूरज हो सकता है। कोई भी सितारा सूरज की चमक को फीका करने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर सितारों को अपना वजूद बचाए रखना है तो उन्हें आसमान में फीका पड़ना ही होगा, ताकि उस मुख्य सूरज की चमक और भी ज्यादा तेज दिखाई दे। सत्ता और ऑफिस के इस खेल में बॉस या सीनियर ही वो सूरज होता है। तो अब सवाल आता है कि इस नियम को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। इसके लिए अपनी प्रतिभा को चतुराई से छिपाना आना चाहिए। बहुत ज्यादा सीधी चापलूसी अक्सर उल्टी पड़ जाती है, इसलिए तारीफ बहुत ही समझदारी और सूक्ष्म तरीके से होनी चाहिए। कभी कभी जानबूझकर थोड़ा भोला बनकर वरिष्ठों से उनकी राय मांगनी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी श्रेष्ठता का एहसास हो। और अगर कोई बहुत ही शानदार आइडिया आता भी है तो उसका श्रेय बड़ी ही समझदारी से बॉस को दे देना चाहिए। मुख्य लक्ष्य बस यही है कि कभी भी उनकी चमक के आड़े नहीं आना चाहिए। एक अधीनस्थ स्थिति में होते हुए भी लंबे समय तक चीजों को अपने नियंत्रण में रखने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। चलिए इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करते हैं। यदि आज कोई कर्मचारी सूरज से ज्यादा चमकने की कोशिश करता है तो कल उस पर ग्रहण कितनी जल्दी लगेगा। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के जमाने की बात नहीं है। आज की आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया और ऑफिस पॉलिटिक्स में भी अहंकार और सत्ता की यही अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे काम करने के तरीके और वर्कप्लेस को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।